एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैराडेज लॉ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रोड पे गैस कलेक्ट होता है। तो अब कितने अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होंगे, इसके लिए हम लोग फैराडेज लॉ यूज़ करते हैं। तो फैराडेज का पहला लॉ हम लोग फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी ऑफ इलेक्ट्रोड। एनी ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब आइदर एनोड और कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte। तो आप यहाँ पे अगर मान लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को W से रिप्रेजेंट करो तो हम लोग बोल सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे देखो W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q हमारा क्या है, Q है चार्ज सप्लाइड। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो। अब देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज जेड। तो हम लोग बोल रहे हैं W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, और जेड को यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखो ये जेड क्या होता है, अगर मान लो हमारा Q हो जाए 1 कूलम्ब तो W क्या हो जाएगा, ये देखो Q1 कूलम्ब मतलब W हो जाएगा Z के इक्वल। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, यूनिट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो यूनिट हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। देखो मैं लिख रही हूँ, यूनिट आप क्या लोगे, तो यहाँ पे देखो Q का यूनिट किस में होना चाहिए, कूलम्ब में होना चाहिए। और एक चीज़ देखो, इस इक्वेशन को अगर आप देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू है Z इंटू Q, और हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। क्लियर। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कूलम के फॉर्म में दिया गया है तो Q वाला फॉर्मूला यूज़ करना, और अगर करंट के फॉर्म में दिया गया है तो IT के फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, Q किस में होना चाहिए यूनिट, कूलम में। अगर I है तो I का यूनिट किस में होगा, एम्पियर में। और अगर टाइम है तो टाइम किस में होना चाहिए, ऑलवेज सेकेंड में होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, और इससे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग जॉब आएगा क्वेश्चन, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले फैराडेज लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। इसके लिए देखो क्या किया गया है, यहाँ पे 3 सेल लिया गया है और इन तीनों ही सेल को सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। सीरीज में क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है तीनों ही सेल से। तो अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग कह सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पे W क्या है देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो अब देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो कोई टर्म आएगा यहाँ पे कांस्टेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे x बोल रहे हैं। तो W इज इक्वल टू x इंटू E। ओके। और यहाँ से देखो जब आप इस x को इसी साइड रहने दो, E को इस साइड ले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा W बाई E, और ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं W बाई E इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो आप और क्या बोल सकते हो, जब ये कांस्टेंट हो गया मतलब W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2 इज इक्वल टू W3 बाई E3। अब देखो फर्स्ट वाले सेल में क्या है, क्या डिपॉजिट होगा कैथोड पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर होगा, सो वेट ऑफ कॉपर बाय E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सिमिलरली सेकेंड वाले में देखो क्या है, सिल्वर है, सो वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और थर्ड वाले में देखो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, तो WH2 हाइड्रोजन गैस, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कहाँ पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके। तो अभी तो आपको पहले कॉन्सेप्ट लर्न करना है, फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, W इज इक्वल टू x इंटू E। अब देखो ये W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। क्या होगा इसका यूनिट, ग्राम होगा। x का यूनिट अभी हमें नहीं पता, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का यूनिट क्या होता है आपको पता है, ग्राम पर मोल।
क्या होता है, ग्राम पर मोल। अब मुझे आप कंपेयर करके बताओ दोनों साइड में। देखो यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यूनिट ग्राम है, और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स के अलावा और क्या है यहाँ पे, ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप देख के मुझे बता सकते हो कि यूनिट ऑफ एक्स क्या आएगा, यूनिट ऑफ एक्स क्या आएगा, मोल आएगा। तभी तो ये मोल यहाँ से कैंसिल होकर के दोनों साइड ग्राम यूनिट बच जाएगा। तो अब हमें समझ में आ गया है कि x यहाँ पे क्या है, मोल है। और फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई करेंगे वो किस टर्म में करेंगे, मोल के टर्म में। अब बताओ आप चार्ज को मोल के टर्म में क्या लिखोगे, चार्ज को आप मोल के टर्म में लिख सकते हो। मोल का मतलब आपको पता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोल के टर्म में कैसे लिखेंगे, गिवन चार्ज बाय मोलर चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको ध्यान से सीखना। यहाँ पे देखो मैंने बस यूनिट को कंपेयर किया है, W का यूनिट होगा ग्राम और E का यूनिट है ग्राम पर मोल। इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि यूनिट ऑफ एक्स क्या होगा, मोल होगा। अब हम लोग चार्ज को मोल के टर्म में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तभी ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब चार्ज को ही मोल के टर्म में आपको लेना है। तो मोल इज इक्वल टू गिवन चार्ज बाय मोलर चार्ज। अब देखो मोलर चार्ज आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है ना। तो अब यहाँ से देखो जब आप 1 मोल पे चार्ज टोटल निकालोगे तो मोलर चार्ज हमारा क्या आएगा, मोलर चार्ज, ये मोलर चार्ज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आता है 96500 कूलम। यूनिट क्या होगा, कूलम होगा चार्ज का। दैट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, ये 96470 के आसपास आएगा, जिसको हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96500 कूलम लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारा हो गया मोलर चार्ज। अब यहाँ पे देखो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, गिवन चार्ज को आप Q बोल दो और मोलर चार्ज हमारा क्या आ गया 96500। तो यहाँ से हम लोग मोल निकाल सकते हैं और ये मोल यहाँ पे बेसिकली क्या आया है, X आया है। ओके, तो देखो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनने वाला है क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे X कितना आ गया, X इज इक्वल टू Q बाय 96500 और हमारा फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू X इंटू E था। तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो W इज इक्वल टू X की जगह पे रखो Q बाय 96500 E। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है सेकेंड लॉ से। किससे आ रहा है, सेकेंड लॉ से। और फर्स्ट लॉ से क्या था, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट लॉ से। तो अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, Q, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो W है दोनों साइड, राइट हैंड साइड में Q आपको दिख रहा है। और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है E बाई 96500 एक एक्स्ट्रा टर्म, और इधर दिख रहा है Z। तो जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से आप कह सकते हो कि जो Z है वो Z क्या है, E बाई 96500। तो दैट मीन्स हमें Z का वैल्यू पता चल गया, क्या पता चल गया, Z इज इक्वल टू E बाई 96500। ओके, तो देखो आपको जो फॉर्मूलाज याद रखना है वो जो भी वैल्यूज पीछे में आया है उसको मैं एक साथ करके लिख रही हूँ ताकि आप फॉर्मूला इजिली याद रख सको। तो यहाँ पे देखो पहला जो फॉर्मूला आ रहा था फर्स्ट लॉ से, W इज इक्वल टू Z इंटू Q आ रहा था, और Z का वैल्यू लास्ट पेज में हम लोगों ने देखा था E बाई 96500। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू E बाई 96500 कूलम।
ओके। अब अगर Q के जगह पे IT होगा तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, और दूसरा सेकेंड लॉ से ये वाला फॉर्मूला आया था W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 W3/E3। ओके। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1 मोल का चार्ज आया था 96500 कूलम, इसको हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है? 96500 कूलम। और अगर चार्ज को आपको फैराडे के टर्म में दिया गया है तो आप क्या जानते हो कि चार्ज को फैराडे में चेंज करने के लिए हम लोग Q/96500 करते हैं। तो जब ऑलरेडी दिया जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू Q/96500 के बदले हम लोग लिख सकते हैं F। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? W इज इक्वल टू E इंटू F। तो देखो इस फॉर्मूला का सारा डेरिवेशन मैंने पीछे आपको समझाया है, बट डेरिवेशन तो आपको याद रखना ही होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। और जो फॉर्मूला मेनली यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ये सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। ओके, तो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करो 2 बार 3 बार, और फिर हम लोग नेक्स्ट कल वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।